एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से। क्या शायरों के खून में ही शुमार होता है सत्ता का विरोध करना या फिर गलत का विरोध? शायर के अंदर एक बागी होता है। लोग समझते हैं शायर के अंदर एक आशिक होता है, शायर के अंदर असल में एक बागी होता है। हिंदुस्तान की मिट्टी की एक तासीर है कि ये बहुत दिनों तक नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जो आप देख रही हैं तब्दीली, ये रातों रात नहीं आई है। इस देश का लाखों जेनजी जो है वो एकदम किसी वजह से सड़कों पे आ गया हो, कोई ना कोई बात तो है, कुछ बेचैनी तो है। पत्थर भारी है, अभी कुकर उसको झेल रहा है, जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है झेल रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि अंदर की स्टीम जो है उस भारी पत्थर को भी वहां से हटने पे मजबूर कर देगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है। अगर सवाल करने का हक भी आप राशन कार्ड से देंगे कि कौन सवाल करेगा कौन सवाल नहीं करेगा। 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिमागी नक्सल लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। आप जानते हैं कौन है ये दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल वो है, इस देश में पिछले एक दहाई से दो काम चल रहे थे सियासत के नाम पे। एक काम था नरेटिव बिल्डिंग का, दूसरा काम था हेडलाइन मैनेजमेंट का। एक टीम नरेटिव बनाती थी और उसमें कहीं कोई चूक हो जाती थी तो दूसरी टीम हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए। हो क्या रहा है कि सवाल जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं। अब आज ये देश की नई नस्ल जो है वो सुनना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि भाई इस पे बात मत कीजिए, ये तो हमने सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, अब इस पे बात मत कीजिए, अब इस पे बात कीजिए कि मेरे स्कूल की छत क्यों टपक रही है। मेरे यहाँ जो है स्कूल में 300 बच्चे हैं, टीचर 2 हैं, ये टीचर कब आएंगे? वो तो बोल ही रहे हैं जिनकी अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी, अब वो भी बोलना शुरू कर रहे हैं। अब सिर्फ जो है वो डायलॉग डिलीवरी से और हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, अब लोग सड़क पे उतरने लगे हैं। तो योगी मॉडल पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, योगी जी पसंद है, मॉडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। योगी मॉडल तो अलग अलग राज्यों में अपनाया नहीं, योगी जी पसंद है, योगी जी खुद बढ़िया आदमी है, वो पसंद है। बाकी मॉडल में थोड़ी सी गड़बड़ है। असल में ये भ्रष्टाचार आप किस चीज को कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अखिलेश जी इस बार सरकार बना सकते हैं? सीधा मैं देखिए, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस ये है कि क्या इस बार बैटिंग पिछली बार से कुछ अलग होने वाली है? दोनों बड़े दलों से सपा और भाजपा दोनों से बड़ी एग्रेसिव बैटिंग होगी, बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा ये। और बहुत कोई भी अगर किसी को लेके गलतफहमी में है कि साहब हम तो, मुझे नहीं लगता कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। योगी जी के मठ में वहाँ गोरखपुर में उनके मठ का जो अंदर का जो पूरा स्टाफ है उसमें कई उनके भरोसेमंद मुस्लिम हैं जो उनके अंदरूनी सर्किल में हैं। अच्छा, हाँ, मुस्लिम है, मुस्लिम, यस, जो उस पूरे मठ का सारा लेखा जोखा रखते हैं, उसका आय व्यय का हिसाब किताब सब। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यस, वो मुस्लिम है। गोरखनाथ के पीछे रसूलपुर है, उसी इलाके में अंसारी बिरादरी के वो लोग हैं। लीजिए मैं इतना बता देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी कोई मुसलमानों के दुश्मन है, ये फॉर्मूला है, बीजेपी में एक फॉर्मूला है ये जी, कि यहाँ जो नंबर 1 होता है वो सॉफ्ट होता है और नंबर 2 को हार्डलाइनर बना के पेश किया जाता है। योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं लोग, और देखना चाहिए, इसमें क्या बात है। वो तो 29 में है चुनाव, तो 29 तक क्या क्या चीजें होंगी अभी उसके बारे में हम लोग एक बार फिर बैठेंगे। योगी जी की बुलडोजर नीति कितनी पसंद है आपको? बुलडोजर नीति, सॉरी योगी जी भी अगर सुन रहे हो तो, यार ये बुलडोजर की जगह कुछ और किया जा सकता है। आप नारे तकबीर अल्लाहू अकबर क्यों कर रहे हैं?
या हर हर महादेव का नारा क्यों लगा रहे हैं? हर हर महादेव का नारा कौन लगा रहा है? योगी जी या फिर मोदी जी? नहीं, कोई हमेशा भी मैंने कभी आपने सुना उनके मुंह से? मजहब हमारी आस्थाओं में, हमारे दिल में है, मजहब को दिल में रहने दीजिए ना। कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। और आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान मौजूद है एक शायर जो कि दर्द की जुबां या कहूं दिल की जुबां बोलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम फर्रुख साहब, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं द जनपद न्यूज पर। नदीम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूं। और आपका पहले तो लखनऊ में इस्तकबाल है जी, और जाहिर है कि आप मुल्क की दारुल हुकूमत में, वहाँ से आपका चैनल चलता है, तो पूरे हिंदुस्तान में आपका जाना होता है। लेकिन लखनऊ में जब आप आई हैं यहाँ, तो यहाँ ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको आज गर्मी महसूस हो रही हो, क्योंकि बारिश आज नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मौसम ऐसा है। लेकिन लखनऊ अपने नज़ाकत के लिए हमेशा मशहूर था, यहाँ आज भी है जी। तो मैं अच्छा हूँ और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया कि आपके चैनल के ज़रिए लाखों लोगों तक मुझे अपनी बात पहुँचाने में आसानी होगी। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल। जरा ये लाइम जूस ले लीजिए तो बेहतर ये होगा। नहीं भी लेंगे तब भी मैं ऐसे ही और मिजाज नमकीन भी बोलूँगा। बेहतर होगा। बहुत खूब कि आप नमकीन बोलने वाले हैं और ये जी। हमारे लिए बहुत खास रहने वाला है। और पहला सवाल तो मैं आपसे शायरी से ही जुड़ा पूछना चाहूँगी, बिल्कुल। जानना चाहूँगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप राजनीति में भी काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन चूंकि जी। आपका पेशा शेर व शायरी से जुड़ा है, मुशायरे से जुड़ा है और जी। अब से नहीं सालों साल से जुड़ा हुआ है, करीब 30-40 साल का वक्त गुजर चुका है। हाँ, तकरीबन 30 साल से तो मैं मुशायरों में हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी आपसे कि क्या वो चीज़ है जो एक इंसान को शायर बना देती है? हाँ, शायर बनाने के लिए असल में इसको समझना पड़ेगा ज़रा सा। शायरी जो है वो कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स से नहीं आती, ये इंटरनली जो है वो गॉड गिफ्टेड एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह अता कर दे उसको वो शायर होगा। यानी मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये है कि शायर बनाए नहीं जाते हैं, शायर पैदा होते हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको बेशक। कि मैं पढ़ाई लिखाई के एतबार से साइंस का स्टूडेंट रहा। जी। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की मैंने। अब मैथमेटिक्स पढ़ने वाला साइन थीटा कॉस थीटा करते हुए कब गज़ल पढ़ने लगा, ये जो चीज़ है इसको समझना इस तरह से आसान होगा कि चूंकि मेरे अंदर ये जो गॉड गिफ्टेड एक अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत मुझे दी थी कि मैं अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, या जो कुछ मैं देख रहा हूँ इसे लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ। तो जो बयान करने की एक अलग से सलाहियत है, ये है असल में शायरी। लोग उर्दू में 2-2, 3-3 बार PhD कर लें, उसके बाद भी अगर अल्लाह ने उन्हें ये सलाहियत नहीं दी है तो एक मिसरा नहीं कह सकते वो। जी। और वही वाली बात है कि दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया, कबीर ने बिना पढ़े लिखे जो है वो सारी दुनिया को एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करके दे दिया। आज अगर कबीर को आप माइनस कर दें तो हिंदी साहित्य को आप लोगों को समझा नहीं सकते हैं। दोहा जो एक सिनफ़े सुखन है, सिनफ़े शायरी है हिंदी लिटरेचर की, दोहे को समझाने के लिए आपको कबीर को पढ़ाना ज़रूरी है पहले। अब कबीर खुद कभी स्कूल में जाके नहीं पढ़े थे, तो इसका मतलब यह है कि ये प्योरली जो है वो गॉड गिफ्टेड है कि अल्लाह जिसे अता कर दे उसी को मिलती है। चलिए, दूसरा सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके दिल के जो बेहद करीब है वो शेर हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो अब दर्शक देखिए, देख रहे हैं, यूं तो उनके अब लिए ये पेश बड़ा कर दें। अजीब सा और मुश्किल है मेरे लिए जी। सवाल कि मैं चूंकि मुशायरों का नाजिम हूँ जी। और हज़ारों शेर हर वक्त मेरे हाफजे में रहते हैं, हज़ारों शेर, मतलब मैं 100-200 की बात नहीं कर रहा, हज़ारों शेर। और मुझे उन्हीं जो मेरा शायरी का जो मेरा बैंक है उसी में से शेर निकाल के मुझे निज़ामत में उस वक्त बोलने होते हैं जब मैं लोगों का तारुफ करा रहा होता हूँ, जब मैं मुशायरे में एंकरिंग कर रहा होता हूँ।
अब ये तय करना कि मेरे नज़दीक कौन सबसे प्यारा शेर है, अगर मैं अपनी शायरी की बात करूं तो किसी भी शायर के लिए उसकी शायरी, उसकी गज़ल, उसके शेर उसकी औलाद की तरह होते हैं। जैसे माँ को उसका हर बच्चा बेशक। प्यारा होता है, वैसे ही शायर को उसका हर शेर अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगर अपने पसंदीदा शेर आपको सुनाऊं जी। तो उसमें से एक मैं मिराज फैजाबादी साहब का एक शेर है। इस टॉपिक पर मुझे इससे अच्छा शेर आज तक 30 साल 35 साल में आज तक मुझे इस टॉपिक पर नहीं मिला। जी। मैं सुनाता हूं आपको, और वो ये है कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। अब जाहिर है कि अगर इसे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी देखें आप, जी। तो एक शायर वो बात कहने की कोशिश कर रहा है जिसे आम तौर पे लोग या तो कहना नहीं चाहते या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इसके अलावा बहुत से शेर जो मेरी ज़िंदगी में मेरे अपने अशार में हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरा एक शेर जिसने मुझे बड़ी लोगों की मोहब्बतें दिलाई कि ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। मेरी टाइटल गज़ल का एक शेर है कि मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे शेर हैं। मैं अगर आप सिर्फ शेर सुनाने की बात करें तो मैं कई घंटों तक लगातार मुसलसल शेर सुना सकता हूँ, और ये भी वादा करता हूँ कि जानबूझ के कोई एक शेर भी रिपीट नहीं होगा। जी। तो लेकिन यह है कि हमें चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स को समेटना है, बहुत सारी बातों को हमें अपनी बातचीत में लेना है, तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ बीच में मुझे शेर याद आएंगे मैं सुनाता रहूँगा। क्या इंसान शायर तभी बनता है जब वो दर्द बर्दाश्त करता है? शायर, अब इसमें एक लफ्ज़ जोड़ लीजिए, मैंने फिर वही बात फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ बिल्कुल। कि शायर तो पैदा होता है। जी। अब आप इसमें एक लफ्ज़ जोड़ लीजिए, अच्छा इसके आगे और जोड़ दीजिए, और अब आप ये कहिए इसी जुमले को कि क्या इंसान अच्छा शायर तब बनता है जब वो अपने अंदर दर्द को समेट लेता है या दर्द को बर्दाश्त करना सवाल शुरू वही था। वही था। जी, शब्दों लेकिन का एक हेरफेर। लफ्ज जरा सा मैंने बदला। बेशक। तो उसमें यह है कि अच्छा शायर बनने के लिए यकीनी तौर पर आपको दर्दमंद तो होना पड़ेगा, और आप जो कुछ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे जब दूसरों का दर्द आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तभी आप वो बात कह पाते हैं जो आप बीती को जगबीती कर दे और जगबीती को आप बीती कर दे। दुनिया में किसी का मतलब आप सोचिए कि एक शेर कहा, खुमार साहब ने एक शेर कहा कि ना हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। अब कैफ भोपाली ने एक शेर कहा, आग को क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। जी। बशीर बद्र ने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बेशक। राहत इंदौरी ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये क्या है कि देखिए एक ही जैसे मज़ामीन है, एक ही जैसे टॉपिक्स हैं, लेकिन शायर का अपना जाविया है जो वो जिस नज़र से देख रहा है उस नज़र से उसको बयान कर रहा है। तो आपको शायर किस समस्या ने बनाया, मैं ये समझना चाहूंगी, मोहब्बत ने बनाया या फिर ये जो हालात हैं उन्होंने बना ये दिया? बिल्कुल ये यूनिवर्सल सा सवाल है। जी। लोग अक्सर कहते हैं कि जब कोई मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो वो शायर हो जाता है। जी। शायद ये होता भी हो ऐसा, मैं इसको आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जी। अलबत्ता हाँ, जाहिर है कि जब मैंने शायरी शुरू की थी, ये गालिबन 88-89 की बात, 88 की बात है, तो 88 में मैं लौट रहा था, छुट्टियां हुई थी तो घर जाने के लिए एक स्टेशन पड़ती है जहाँ से मुझे अपने यहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, कासगंज।
वहाँ तक मैं आ गया और वहाँ कासगंज स्टेशन पे जब मैं पहुँचा तो मेरे यहाँ जाने वाली लास्ट ट्रेन मेरे आंखों के सामने से मूव हो रही थी। अब मैं जी। उसे जाते हुए देख रहा था। अब मैं आके बेंच पे बैठ गया और मैं सोचने लगा कि यार अब तो मुझे सुबह 4:40 तक इंतज़ार करना है। अब जब इंतज़ार करना है, 4:40 तक बैठना है, तो अब मेरी ज़िंदगी का पहला शेर हुआ और वो ये कि हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, गाड़ी को जैसे देखे कोई छूटने के बाद। अब आप जाहिर है कि इसके पीछे कोई ब्रेकअप नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ उस उम्र में जो जब आदमी शायरी शुरू करता है, जिस उम्र में मैंने की थी, तो उस उम्र में आदमी पर जमालियाती असर रहता है, वो थोड़ा सा रोमांटिक। लेकिन वहाँ कोई मोहतरमा तो नहीं थी? नहीं, मोहतरमा तो बहुत दिनों के बाद जिंदगी में आई, लेकिन हाँ जी। वो मतलब यूं समझिए कि उस तरह का होता ही है उस उम्र में, जी। आदमी को लगता ही है। अच्छा, जिस उम्र की ये बात है, वो उम्र तो ऐसी होती है कि वो अफेक्शन का ऐसा दौर होता है कि आदमी जो चीज देख रहा होता है वही बनने की कोशिश करता है। वो क्रिकेट मैच देखना चला जाए तो उसे लगता है कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है। वो अगर कव्वाली की महफिल में चला जाए तो उसे लगता है कि यार ये कव्वाल बहुत अच्छा है और ये जो इसके साथ एक फीमेल कव्वाल है, इसके साथ जो इसका मुकाबला हो रहा है, मैं कव्वाल बन जाऊं तो बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। अगर वो किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चला जाता है तो उसे लगता है कि यार ये जो एंकरिंग कर रहा है, ये सारे आर्टिस्ट जो है वो इसकी बात को मान रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो यार ये एंकरिंग अगर करने लगूं तो बहुत अच्छा हो जाऊं। यानी उससे जो चीज़ नज़र आती है उस उम्र में उसे लगता है कि यार ये काम भी बहुत अच्छा है, इसके ज़रिए भी मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ। जी। तो ऐसा मेरे साथ उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, कोई आसपास ऐसी मोहतरमा थी नहीं जिसका आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन हाँ अगर होती तो शायद और अच्छा शेर कह सकता था मैं। बहुत खूब। मैं समझना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर तो आप एक्टिव रहते ही हैं, और सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से टू लाइनर्स वायरल हो जाते हैं, तो इस वायरल कल्चर ने शायरी को कितना बदला है? देखिए ये जो बात है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको शायरी में जी। दोनों तरह से मानता हूँ। जी। शायरी और मुशायरे के शायरों के लिए ये एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव ऐसे है कि जो मेरा इब्तिदाई दौर था उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि अपने आप को, अपनी शायरी को और अपने कलाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। हम अखबारों की कटिंग लोगों को भेजते थे, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ करा के लोगों को ख़त भेजते थे। हमें अगर कहीं अपना वीडियो भेजना होता था तो हमें या तो वीडियो कैसेट भेजनी पड़ती थी या सीडी बना के उसकी भेजनी पड़ती थी। मुझे याद है अच्छे से उन दिनों सऊदी के एक मुशायरे के लिए, और उसमें मेरा लालच सिर्फ इतना सा था कि अगर सऊदी का ये मुशायरा मुझे मिल गया तो मुझे उम्रा करने का मौका मिल जाएगा, ये मेरा लालच था। जी। मैंने बहुत सारे सीनियर शायरों से उसके लिए सिफारिश की। लोगों ने कहा कि साहब अपना आप वीडियो कोई दीजिए तो हम दिखाते हैं वहाँ एम्बेसी में। अब एम्बेसी में वीडियो दिखाने के लिए कोई तरीका नहीं था, तो सीडी बना के मैंने यहाँ से 20 सीडियाँ बनवाई और लोगों के ज़रिए भिजवाई। आज सोशल मीडिया के दौर में पॉजिटिव ये हुआ है कि आपको अपने को शोकेस करने के लिए ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप इधर कुछ करते हैं, रैंडमली आपका जो, अगर आपके उस कलाम में स्पार्क है, आपकी बात में दम है, या आपकी बात में पंख लगने की अगर कोई जरा सी भी इम्कानात हैं, तो वो बात आपकी रातों रात ग्लोबली जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है। अब उसमें कई अच्छी बातें भी पहुंचती हैं और कई खराब बातें भी पहुंचती हैं। सोशल मीडिया का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आप खराब से खराब बात भी कह दो तो वो भी कभी कभी वायरल हो जाती है। अब ये शायरी में नेगेटिव का कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। मुशायरों में पढ़ने वाली शायरी रोज नहीं होती। मुशायरों में पढ़ने के लिए जो शायरी हम पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, तो जाहिर है वो रोज नहीं होती। शेर हम रोज कहते हैं, लेकिन मुशायरों वाली शायरी रोज नहीं होती जिससे हम सामीन को सुना के उससे दाद ले सकें, तो वो रोज नहीं होती है। अब पहले क्या होता था कि आज हमने लखनऊ में कोई शेर सुनाया है, 15 दिन के बाद हमें जाना हुआ इलाहाबाद, तो हमने वहां के लोगों को सुनाया, तो वहां के लोगों के लिए भी वो नया था, वहां के लोगों ने भी नया समझ के सुना।
अब क्या हो रहा है, यहां सबसे बड़ा एक नुकसान ये हो रहा है कि मैं आज यहां शेर पढ़ रहा हूं लखनऊ में, आज ही कहा है, आज ही पढ़ रहा हूं, और वो आधे घंटे के बाद दुबई तक में पुराना हो जा रहा है, वायरल हो गया वो। वायरल हो गया। अब वो मैं जब दुबई में जाके उस गजल को छेड़ रहा हूं तो लोग कह रहे हैं नहीं यार ये तो सुनी हुई है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ी पावर है और इसको हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। ये आज के दौर में मैं कह सकता हूं कि अगर बड़े बड़े इनकलाब जो आप देख रहे हैं लोगों की सोच में, लोगों के तरीक़ेकार में, लोगों के तरीकों में, ये इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की शायरी वायरल होती है, क्या उसमें वाकई संजीदगी है? नहीं, देखिए वायरल तो वहाँ अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसमें ख़राब चीज़ें कई बार ज़्यादा वायरल हो जा रही हैं। और सोशल मीडिया पर लोग एक काम और भी कर रहे हैं आजकल, अब एआई भी आ गया है जी। तो अब शायरी के लिए अब लोगों ने और आसान कर लिया है, एआई से ही गज़ल लिखवाते हैं, एआई से, एआई टूल का इस्तेमाल करके ही गज़ल पढ़वा लेते हैं या गवा लेते हैं और उसको रील बना के और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब ना उन्हें शायर की ज़रूरत है, ना उन्हें एक अच्छे प्रेजेंटर की ज़रूरत है, ना उन्हें एक अच्छी डाइस की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे एआई सारा काम कर रहा है और उसके ज़रिए हो रहा है। और अल्लाह भला करे गलगोटिया का, गलगोटिया ने ये बेईमानियाँ करना लोगों को आसानी से सिखा दी तो लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ये मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया नो डाउट एक बड़ा प्लेटफार्म है और एक बड़ी पावर है। अगर आपके अंदर हुनर है तो वो शोकेस करने का एक अच्छा जरिया है। जी। लखनऊ की तहजीब और आपकी शायरी में कैसा रिश्ता है? लखनऊ मेरे पसंदीदा शहरों में से, अगर मैं टॉप 3 शहर निकालूं पूरे दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ जी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरा जाना हुआ है, तकरीबन 15-20 मुल्कों में, 20 मुल्कों में तकरीबन जा चुका हूँ मैं। जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वो शहर बड़े हो सकते हैं, उनकी बिल्डिंगें बहुत ऊंची हो सकती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है वहाँ का। लेकिन जो बात लखनऊ में है वो मुझे बाकी शहरों में नज़र नहीं आती। इसलिए भी नज़र नहीं आती कि लखनऊ में मैं जब होता हूँ तो यहाँ मुझे, मतलब यहाँ की सड़कों पर निकलते हुए भी एक अजीब सा अपनापन सा महसूस होता है, जो किसी दूसरे शहर में जाता हूँ तो शायद वैसा नहीं लगता। जब शायरी समाज और सत्ता पर सवाल खड़े करने लगी तो क्या शायर की मुश्किलात बढ़ जाती हैं? आज के दौर में तो ऐसा ही है। हालांकि शायर के बारे में ये कहा जाता है कि शायर जो है वो बेतकल्लुफ़ होता है, बेबाक होता है, और जिस बात को आम राजनीतिक लोग चापलूसी की वजह से नहीं कहते हैं या नहीं कह पाते हैं, उस बात को शायर बेबाकी के साथ कह देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुष्यंत ने क्यों कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बेशक। तो शायर हमेशा समाज का आईना बन के रहा है, और वैसे भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, और दर्पण के सामने वही बहुत देर तक बैठ सकता है जिसके दामन पे कोई दाग ना हो। तो सियासी लोग अक्सर इसीलिए हम लोगों से नाराज़ रहते हैं कि जिन बातों को उनके चापलूस जो दरबारी होते हैं वो नहीं कहना चाहते हैं या नहीं कहते हैं, उन बातों को हम बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं। लेकिन वो संजीदा शायर आज के ज़माने में ज़रा कम से हो गए हैं। आपसे ही मैं मिल रही हूँ, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कम से हो गए हैं। अगर मुझे सही बात कहने दें तो देखिए हो क्या रहा है कि एक बात तो ये होती है कि आपने सीधे सीधे किसी बात को कह दिया, और वही बात अगर आप गज़ल की ज़बान में ज़रा सलीके के साथ कहें तो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर तक उसका असर होता है। मौलवी वसीम बरेलवी साहब ने एक शेर कहा कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब क्या है कि अगर लोग
इस शेर को यूं ही ऐसे ही जैसे गजल का आम शेर सुना जाता है वैसे सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो शायर ने वैसे ही 2 लाइनें कह दी है, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, अगर उसे लोग समझ पाएंगे। तो सियासी लोग जब सत्ता में होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उनका बुलडोज़र जो है वो मकान तोड़ते वक्त उस वक्त नहीं सोचता, उसके पास उस वक्त सोचने की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन जब तक वो सोच पाते हैं उस बात को तब तक देर हो चुकी होती है। आज जो हालात आप देख रहे हैं, आज समाज में जिस तरह की बेचैनी आप महसूस कर रही हैं, आज मुझे सुबह मेरे ऑफिस का जो एम्प्लॉई है जो मेरे यहाँ पेंट्री संभालता है, उसने कहा सर वो चीनी और प्याज के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, देख लीजिए अगर आप कहें तो थोड़ी सी ज़्यादा लेके स्टॉक कर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे ये बताओ कि ये चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसने कहा सर आपको पता नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसने कहा कि चीनी बनती है गन्ने से, और गन्ने से जो रस निकलता है वो उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है। अब जब एथेनॉल बनाया जाएगा तो चीनी के लिए गन्ना कम रह जाएगा, अब चीनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो चीनी तो महंगी हो ही जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल है, हम अपने बचपन में सुनते थे कि अगर किसी का जनरेटर चोक करना हो तो उसमें चीनी के 2-3 दाने डाल दो, जनरेटर चोक हो जाएगा। ये अब अजीब कमाल हो गया कि चीनी डालने से जनरेटर चोक हो रहा था और अब गन्ने का रस डालने से मतलब वही जो है मशीनें चल रही हैं, वही वो हो रहा है। तो ये अजीब से मामले हैं, समाज में एक बेचैनी है, उसे आप जैसे जर्नलिस्ट लोग अगर समझ रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं समझ रहे हैं तो ये समाज तो कुछ दिनों में धीरे धीरे समझा देगा सब लोगों को। आज की राजनीति की भाषा पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? आज की राजनीति की भाषा जो है वो 2 तरह की है। जो सत्ता में है वो ये समझ रहे हैं कि अब हम हमेशा के लिए सत्ता में हैं, अब जो है अब ये दुनिया जब खत्म होगी तभी हमारी सत्ता जाएगी, वरना उससे पहले तो हम जो कह रहे हैं वही कानून है, हम जो कर रहे हैं वही शासन है, और हम जो जिसको जो चाहे वो कर दें। वो जो राहत इंदौरी का एक शेर है कि तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हाँ जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी जाओ धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी ज़मीनों को लाल कर दो। और उसमें यह है कि जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो ये वाला मामला है, सत्ता पक्ष का तरीका ये है। और रह गई बात विपक्ष की, तो विपक्ष में लोग अलग अलग वजहों से बहुत सोच समझ के, संभल के, कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना क्या करना है, इस तरीके से बोल रहे हैं। लोगों के अपने अपने एजेंडे सेट हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि कोई बोले या न बोले, ये देश बहुत दिनों तक 2 चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वहाँ तक एक बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की मिट्टी की एक तासीर है कि ये बहुत दिनों तक नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे आप जलती हुई आग के ऊपर जब पतीली रखी होती है तो एक बॉइलिंग पॉइंट आता है कि जब पानी वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो बॉयल हो रहा होता है, उसमें से खदर पदर की आवाजें आ रही होती हैं। अब अगर उस खौलते हुए पानी के नीचे से आप आग हटा लें तो पानी की तासीर है कि वो धीरे धीरे अपने को ठंडा करना शुरू कर देता है जी। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पानी पूरी तरह से फिर से ठंडा हो जाता है। बिल्कुल यही इस मिट्टी की तासीर है। ये नफरत को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही ये आग इसके नीचे से हटती है जी, ये जमीन फिर से मोहब्बतों की तरफ लौटती है। इसको बार बार लोगों ने टेस्ट किया है, आज फिर टेस्ट कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि इस मुल्क का जेनजी अब ये कहने के लिए मजबूर हो गया है कि अब हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं सुननी है, अब हमें बिल्कुल अपने सरोकारों का सवाल पूछना है। तो ये जो आप देख रही हैं तब्दीली, ये रातों रात नहीं आई है। ये रातों रात नहीं आई है कि
इस देश का लाखों जेनजी जो है वो एकदम किसी वजह से सड़कों पे आ गया हो। कोई ना कोई बात तो है, कुछ बेचैनी तो है। आप कब तक किसी को नजरअंदाज करेंगे? आप बहुत दिनों तक दबा के नहीं रख सकते हैं। कुकर में पानी रख दिया, उसमें आलू डाल दिए, अंडे डाल दिए, या जो भी आपको बॉईल करना है डाल दिए, उसकी सीटी के ऊपर आपने एक पत्थर रख दिया। पत्थर भारी है, अभी कुकर उसको झेल रहा है, जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है झेल रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि अंदर की स्टीम जो है उस भारी पत्थर को भी वहाँ से हटने पे मजबूर कर देगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसको मैं चाहूँगा कि इसको समझा जाए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। बिल्कुल, और बिना किसी काट-छाट के स्टेटमेंट को चलाया भी जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और नदीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस बेबाकी के साथ अपनी बात आप रख रहे हैं, इससे पहले भी कई शायर जो गुजर गए उन्होंने भी बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, कभी शायरी के जरिए रखी तो कभी तल्ख लहजे में रखी, लेकिन बात रखी और सत्ता पक्ष का विरोध भी किया। लेकिन क्या उस वक्त उन्हें बागी घोषित नहीं कर दिया गया? किया गया, बागी भी घोषित किया गया, उनको पागल दीवाना भी कहा गया, उनके लिए तमाम तरह की सजाएं भी की गई, और ये हर दौर में हुआ है। और ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, तमाम आप देख लीजिए, पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए क्या हो रहा है। और आप इससे भी पीछे जाइए, हिटलर ने एक राइटर को, एक शायर को, उस जर्मन का एक कोई राइटर था, कोई पोइट था, उसको उसने सजाए मौत का ऐलान कर दिया। तो उस पोइट के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा ऐसा क्या किया है पापा ने जो इनको हिटलर ने जान से मारने का वो कर दिया। तो कहा बेटा ऐसा तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ जो है आपके पापा ने एक पोइट्री लिख दी थी हिटलर के लिए, एक कविता लिख दी थी हिटलर के लिए। तो उस बच्चे ने कहा तो इसमें क्या बात थी, पापा ने अगर हिटलर के लिए लिख दी थी तो हिटलर जो है वही उसी तरह की एक कविता पापा के लिए लिख देता, ये बात तो ऐसे भी बराबर हो सकती थी। तो उस बच्चे की माँ ने, यानी उस पोइट की बीवी ने उस बच्चे को समझाया कि काश हिटलर को कविता लिखना आती होती तो वो हिटलर नहीं बनता। तो क्या है कि अगर राजनीति को, अगर ये जो साहित्य की ज़बान है ये समझ में आ जाती तो शायद साहित्यकारों को इतनी घुटन महसूस नहीं होती। आप रामधारी सिंह दिनकर से शुरू हुई, रामधारी सिंह दिनकर का एक कोट आजकल वाला कोट किया जाता है, नेहरू जी जा रहे थे, डाइस पे चढ़ रहे थे, अचानक पैर लड़खड़ाया, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको संभाला, और जब संभाला तो उन्होंने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को गिरने से रोक लिया। तो दिनकर जी ने बड़ा ऐतिहासिक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि साहब सत्ता और सियासत जो है वो जब जब लड़खड़ाती है तो कोई ना कोई साहित्यकार ही उसे आके सहारा देता है और उसे गिरने से बचाता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम उसे समझते हैं और हम उसे कहना चाहते हैं, और बगैर किसी लाग लपेट के कहना चाहते हैं, हम बड़ी सच्चाई के साथ। हाँ, हमारी ज़बान जो है वो वल्गर नहीं होती, हम गालियों के साथ किसी बात को नहीं कहते, लेकिन अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल अपनी बात को पूरी तरीके से सही लफ्जों में और पूरी शिद्दत के साथ जो हमारे कहने का तरीका है हम जरूर कहते हैं। मतलब की बात आप मानते हैं कि आज के दौर में राजनेताओं को साहित्यकारों से सीखने की जरूरत है? सीखने की जरूरत तो है ही, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर सत्ता जो है साहित्यकारों को अगर सरकार के करीब रखे और ये सोच के करीब रखे कि जब हमारे सारे दरबारी चापलूसी कर रहे होंगे तब भी इनको ये वरदान है कि ये कड़वा ही बोलेंगे, तो इनको इसलिए अपने पास रखा जाए कि ये हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करके हमें आईना दिखाते रहेंगे, इसलिए इनका रहना जरूरी है। तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या शायरों के खून में ही शुमार होता है सत्ता का विरोध करना या फिर गलत का विरोध करना? भाई देखिए, बिल्कुल आपने सही जगह, मैं बता देता हूं आपको एक बार, अच्छी बात आपने कही है। शायर के अंदर एक बागी होता है, लोग समझते हैं शायर के अंदर एक आशिक होता है नहीं, शायर के अंदर आशिक नहीं होता जी। आशिक तो एक उम्र तक रहता है, जब वो जो एक छोटी उम्र, हाँ, वो जो होती है ना, जो हर चीज उसे अच्छी लगती है,
तो वो उस उम्र तक आशिक हो सकता है। शायर के अंदर असल में एक बागी होता है जो नाइंसाफी देखकर जो है वो अपने को रोक नहीं पाता, और उसे जो लगता है उसे वो लफ्जों में बयान करके अपने दिल का जो उसके अंदर जो गुबार है उसे बाहर निकालता है, और उसकी मजबूरी है, नहीं निकालेगा तो फट जाएगा। वो उसे कहना पड़ेगी वो बात जो वो महसूस कर रहा है। आम लोग जिसे देखकर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जा रहे हैं, शायर उसे देख के वहीं ठिठक जाता है कि यार हम कौन से समाज में आ गए हैं कि यहां अगर 4 बच्चियां सामने खड़े होकर सवाल करने लगे तो हम उनको मां की बहन की गालियां देने लगते हैं। किस तरह का समाज हम बना रहे हैं? क्यों नहीं है हमारे अंदर वो पेशेंस कि हम उन बच्चियों से ये कह सकें कि हाँ बेटा तुम्हारी इस प्रॉब्लम क्या है, तुम बताओ अपनी बात, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हम उनकी बात? अगर आप देखिए समाज में और भी इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। आज लोग सवाल कर रहे हैं तो सत्ता को, और सत्ता किसी की भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई जाती उस तरह का कोई अफेक्शन या कोई किसी तरह का रिश्ता या कोई लोभ लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो। तुम क्या समझ रहे हो कि इज्जत गज़ल से है? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने नवाज दिया है, आपको मौका दिया है, तो आप उसको अच्छे से करें, और ऐसा करें कि लोग आपके जाने के बाद भी आपके काम के लिए आपको याद रखें। जो हालात अभी इस समय देश में हैं, हम कई तरफ से नाराजगी देख रहे हैं लोगों की। वो जैसे कि आपने जिक्र किया जेनजीज का, हमने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा। मैंने खुद काफ़ी लंबे वक्त तक उस प्रोटेस्ट को कवर किया, जिसमें जो युवा थे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखे। उसके बाद से उन्होंने विरोध किया तो युवाओं ने लाठियाँ भी खाई, डंडे भी खाए और बहुत सी परेशानियां झेली, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहे। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया और हजारों करोड़ों जो राम भक्त थे वो एकदम परेशान हो गए। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि हमारा चढ़ावा गया कहाँ, हम तो रामलला के दरबार में चढ़ा कर आए थे। और बहुत से मामलात हैं। तो ऐसे वक्त में जब बहुत से सवाल उठ रहे हैं देश में, कौन सा एक शेर आप पेश करना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए ये जो सारे हालात हैं, तो इसके लिए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये जो इस वक्त के जो हालात हैं, इन हालात ने इतने सारे सवालों को खड़ा कर दिया है यहाँ, और लोग ये शायद कहने लगे हैं कि 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे एक्सप्रेस करें अपने जज्बात को। हर तरफ जो है थोड़ी सी बेचैनी लग रही है। आपने राम मंदिर के चंदा और चढ़ावे का जिक्र किया। लोग बड़ी आसानी से ये कह के गुजर जाते हैं, ये कह के उससे जो है नज़रें चुराने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने इसमें चंदा नहीं दिया वो भी सवाल कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप अगर सवाल करने का हक भी आप राशन कार्ड से देंगे कि कौन सवाल करेगा कौन सवाल नहीं करेगा, तो ये चीज़ जो है वो कम से कम सत्ता के लिए मुनासिब नहीं है। इस देश का हर नागरिक हर अव्यवस्था पर सवाल उठाएगा और उठाने का उसको हक है, और लोग उठा रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें खामोश थी, मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। आप ज़रा सा जेनजीज का ये जो प्रोटेस्ट आपने कहा, मैं सिर्फ एक इंसिडेंट आपको याद दिलाता हूँ। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, 20 जुलाई को लाठीचार्ज और वो सारा सब कुछ हुआ था। संसद मार्च का ऐलान था। संसद मार्च का जो ऐलान था 20 जुलाई को था, और उसी में वो सब कुछ हुआ था। जो जब भीड़ बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करने, और वो उसी में दौरान ये सारे काम हुए। अच्छा ठीक है, उसके बाद एक PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि बच्चों के साथ ये किया गया है, ऐसे लाठीचार्ज हुई है, लाठियों में कीलें लगी हुई थी, कीलों में जंग लगी हुई थी, जंग लगी कीलों से मारा जा रहा था, और साहब वो उस तरह की
गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, टीयर गैस डायरेक्ट फेंकी जा रही थी, पैलेट पैलेट गन का जी। जिक्र आया। तो हमारी ऑनरेबल जज साहिबान ने उस पर कहा कि भाई ये सब कुछ हमारे पास सुनने का वक्त नहीं। उसके बाद उनसे कहा गया कि सर कुछ वीडियोस हैं, इसको एक नज़र देख लीजिए। तो उन्हीं ऑनरेबल जज साहिबान ने कहा था कि हमारे पास अभी जो है वो वीडियो देखने का भी वक्त नहीं है, और ये हटाइए, इसको देखने का टाइम हमारे पास नहीं है। वही इमारत है, वही अदालत है, वही जज हैं, आज जो है सो मोटो ले रहे हैं और ख़ुद ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा, और सरकार को ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तब्दीली आ रही है। ज़रा सा लहजे को तब्दील करके देखा था, पता चला कि ये दुनिया तो डर भी सकती है। जो लोग ये समझते थे कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, जी। आज वो देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो भी रहा है। तो मेरा मकसद कहने का यही है, मैं बहुत सच्चाई के साथ ये कहूँ कि वही वाली बात है कि हम गरीबों, वो मेरा दोस्त है वो बिलाल सहारनपुरी, उसका एक शेर है जी। कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। तो वही वाली बात है कि अपने राजमहलों में बैठ के कभी कभी नीचे भी देख लेना चाहिए। ये जो ज़मीन पे कीड़ों मकोड़ों की तरह से जो लोग रेंग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इनकी भी कोई बात हो जो ये कहना चाहते हो। लेकिन फरूख साहब, जिन लोगों ने दिल्ली में हुए सीजेपी की प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई, गुस्सा जाहिर किया, वो झारखंड पर चुप हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, ये आपका सवाल जो है उस माने में ठीक हो सकता है कि अगर किसी ने दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को जायज़ करार दिया हो और झारखंड के प्रोटेस्ट को गलत करार दिया हो, यहाँ स्टूडेंट्स का साथ दिया हो और यहाँ स्टूडेंट्स का साथ छोड़ दिया हो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब राहुल गांधी जी से ये सवाल किया गया था, मुझे अभी पिछले दिनों की एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें था कि सवाल किया गया कि भाई झारखंड पे आपका स्टैंड क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जो स्टैंड मेरा जंतर मंतर के लिए था वही झारखंड के लिए है, वहां भी मैं स्टूडेंट्स के साथ ही खड़ा हूं। अच्छा, यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि सरकार किसी की भी हो, ठीक है, दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार है, झारखंड में किसी और पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों जगह स्टूडेंट्स हैं। अब उनके हैंडल करने के तरीके को, दोनों के हैंडल करने के तरीके को देखना पड़ेगा। क्या वजह है कि झारखंड का प्रोटेस्ट, मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीज़ों पर शायद उनमें कोई सहमति बनी है, और शायद वो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के साथ उनकी तय हुई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। मैं देखिए, अच्छी बात किसी की भी हो, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को जब बच्चे बेहोश होकर गिर रहे थे, जब उनके माथे में लाठियां लग रही थी और उनके सर से खून निकल रहा था, तो एक सियासी पर्सनैलिटी को लोगों ने मां के रोल में वहां जंतर मंतर पे देखा, और वो नाम था डिंपल यादव जी का। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने बगैर किसी लाग लपेट के उनके इस अमल की तारीफ भी की, और ये कहा कि यार वाकई, मतलब एक जो बिल्कुल एक मां की बेचैनी होती है, वो डिंपल जी के अंदर देखी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात इतनी ही ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। किसी की भी बात है, अगर अच्छी है तो खुले ज़बान से, खुले दिल से उसको तस्लीम करना चाहिए कि आपका ये अमल अच्छा है, और जो अच्छा नहीं है वो फिर किसी का भी हो। नहीं, ये बहुत अरसे बाद था, बहुत वक्त या लंबे दौर के बाद था, जब डिंपल यादव को सभी ने इस तरह से देखा था कि वो बैरिकेडिंग्स को भी नहीं मान रही थी, और वो बस लड़ झगड़ कर किसी तरीके से आगे बढ़ना चाह रही थी, स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाह रही थी। वाकई ये तस्वीर, इस तस्वीर ने सभी को अट्रैक्ट किया था। इसमें कोई हाँ, बुराई नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूँ। वो
वो देखिए वैसे तो हमारी महिला सांसद और भी हैं जी। संसद में, और उनकी पार्टी की भी कई सारी सांसद थी जो उनके साथ थी, ठीक है, ओके। लेकिन मैं चूंकि शायर हूं और मैं चेहरे के एक्सप्रेशंस के हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं। सांसद तो वहां और भी थी, महिला सांसद भी थी, लेकिन जो बेचैनी या यूं कहिए कि जो एक एहसास डिंपल जी के चेहरे पर था, वो दूसरों के चेहरों पर उतनी शिद्दत से हमें नजर नहीं आया। कंगना रनौत के चेहरे पर आपको कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आया? कंगना रनावत के चेहरे कई हैं, अभी मैं एक दो पढ़ पाया हूं, बाकी चेहरे बाकी हैं। अभी जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। फिर भी कुछ अभी तक जो चेहरे हैं, तो कंगना रनावत जी अभी इस कोशिश में लगी हुई हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा बहादुर फीमेल कैरेक्टर मान लिया जाए। लेकिन कंगना जी के लिए एक बुरी खबर है कि स्मृति ईरानी जी वापस आ गई हैं। तो अब आपको उतना फ्री फील्ड नहीं मिलेगा, उतना आपको जो है वो जो फ्रीवीज आपको मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। गटर जनरेशन एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, आपने सुना था? हाँ, सुना था मैंने। तो आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं? अच्छा आप बताइए, आप खुद एक महिला हैं, कंगना रनावत जी जैसी इतनी पढ़ी लिखी और इतनी संस्कारी सांसद से आप क्या उम्मीद करती हैं? अब वो गटर जनरेशन उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि उस वक्त उन्हें इंग्लिश का कोई दूसरा लफ्ज याद नहीं आया होगा और अपने को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना ही था। असल में यहां खेल चल रहा नंबर बढ़ाने का। कौन कितना ज्यादा खराब बोल सकता है, उसी से नंबर तय होने। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, ये कैसे बन गई? किसी ने कॉकरोच कहा, तब उसके रिएक्शन में कॉकरोच जनता पार्टी बनी। लेकिन बीजेपी का कहना था हमारे किसी नेता ने कोई कॉकरोच वॉकरोच कुछ नहीं कहा है। बीजेपी का कहना, यकीनन बीजेपी ने न बनवाई हो, लेकिन बीजेपी ने उसको ये भी नहीं कहा कि ये बात गलत कही गई है, खंडन नहीं किया। खंडन भी नहीं किया। बीजेपी ने अगर नहीं कहा तो उसका खंडन भी कहां किया? भाई, देश के प्रधानमंत्री जो हर महीने अपनी मन की बात में अपने दिल की बातें करते हैं, तो उन्हें एक बार एक जुमला ये भी बोल देना चाहिए था कि मेरे देश के जेनजीज को, जिनको मैं अब आजकल रील्स पे हाय फ्रेंड्स कहने लगा हूं, उनको जो है कॉकरोच कहा गया। मुझे इसका अफसोस है। जो सीजेआई महोदय हैं वो इस बात का संज्ञान लें और इस शब्द का जो है ये शब्द जो है वो हमारी नई जनरेशन के लिए तकलीफ दे है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि इस शब्द को वो वापस लें। इतना भी अगर कह देते तो उन बच्चों को ये लगता कि हाँ, बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। आजकल तो लोग ये समझ रहे हैं कि जितनी भी ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी ये जो बॉडीज हैं, उन बॉडीज में जितने भी लोग बैठे हैं, वो भले ही अपने सीने पे चुनाव चिन्ह न लगाए हों, लेकिन काम तो सब वही कर रहे हैं। नहीं तो क्या आपको प्रधानमंत्री जी की वो हाई फ्रेंड्स वाली अदा पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और उसमें मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसके लिए लगातार कोशिश करते रहें और इसको ज़रा कुछ और अच्छे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी मदद लें इसमें, कि इसके लिए कैमरा एंगल और ये सब चीज़ें बड़ी मानी रखती हैं। अच्छा, ये जो आजकल बच्चे जिस तरह की ज़बान बोल रहे हैं उसको भी ज़रा सा समझना ज़रूरी है। तो सिर्फ हाई फ्रेंड्स कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, जुबान की बात आएगी तो हम वो जुबान भी नहीं भूल सकते बच्चों की, कुछ बच्चों की। कुछ मात्र बच्चे थे जिन्होंने गलत जबान का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। भाई मिसाल के तौर पे देखिए, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है जी, लेकिन आपको किसी के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं है। प्रोटेस्ट आपको बदतमीजी करने का हक नहीं देता। आपको अपनी समस्याओं पर आवाज उठाने का हक है। ओके, आप अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी करने लगे, यह हक आपको कैसे ही नहीं मिलता। यह बिल्कुल क्लियर है।
तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां किसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। ये बच्चे आजकल ये जबान बोल रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा एक लफ्ज था, वो कौन सा जो बहुत वायरल हुआ उन दिनों, जिसका मतलब आज तक कोई नहीं बता पाया है, और वो क्या था, वो कौन सी जबान में था भाई। तो ये जेंजीज की एक प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे अल्फाज हाँ, हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं समझना चाहूंगी अब वो कि अंकल से अंक पे पहुंच गए, फिर वो ये सब चीजें हो गई। तो जेंजीज का अपना मामला है। लेकिन हाँ, मैं इन बच्चों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आप अपने मसाइल के लिए बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहिए। लेकिन हाँ, ज़बान को ज़रा सा संभल के और ज़रा सलीके के साथ इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े कमाल का है। आप अपने ह्यूमर का इस्तेमाल कीजिए ना। आपके अंदर जो शब्दों से खेलने की जो सलाहियत है, आपकी जो क्रिएटिविटी का अपना अपना अंदाज है, उसका इस्तेमाल कीजिए। गाली गलौज या किसी के साथ बदतमीजी, ये किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा किसी भी सभ्य समाज में नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, मैं क्लियर हूं इसमें। 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिमागी नक्सल लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। क्या मायने समझते हैं आप इस लफ्ज के? देखिए साहब, इस साल जनगणना शुरू हुई थी अभी, और ये कहा गया कि ये जातीय जनगणना चल रही है। मुझे लग रहा है जातीय जनगणना से पहले दिमागी नक्सल गिनने पड़ जाएंगे। ये जिस दिन से 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिमागी नक्सल कहा है, तो एक होड़ चल पड़ी है। आप जानते हैं कौन है ये दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल वो है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, उसको कहा जाता है दिमागी नक्सल। उस हिसाब से तो मैं भी हूँ, और शायद आप भी उसी, और शायद मैं भी हूँ। आप भी आ जाएंगे उसी में। तो अब ये दिमागी नक्सलों को गिनने बैठेंगे तो ये भी एक लंबी तादाद निकलेगी दिमागी नक्सल। असल में हो क्या रहा है इस देश में? पिछले एक दहाई से दो काम चल रहे थे सियासत के नाम पे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दो काम बड़े सलीके से किए जा रहे थे। एक काम था नरेटिव बिल्डिंग का, दूसरा काम था हेडलाइन मैनेजमेंट का। एक टीम नरेटिव बनाती थी और उसमें कहीं कोई चूक हो जाती थी तो दूसरी टीम हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए उससे बड़ी एक न्यूज जल्दी से फटाफट बनवा के और वहां से हेडलाइन मैनेजमेंट करती थी। इत्तेफाक से ये दोनों टीमें फ्लॉप हो गई हैं। इस वक्त नए रिक्रूटमेंट की बारी आ गई है। हो क्या रहा है कि सवाल जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं। अब जिस हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में सत्ता के गलियारे तक जो लोग पहुंचे थे, आज ये देश की नई नस्ल जो है वो हिंदू मुस्लिम वाले उसको सुनना नहीं चाह रही है। वो चाह रही है कि भाई इस पे बात मत कीजिए। ये तो हमने सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, अब इस पे बात मत कीजिए। अब इस पे बात कीजिए कि मेरे स्कूल की छत क्यों टपक रही है। मेरे यहां जो है स्कूल में 300 बच्चे हैं, टीचर 2 हैं, ये टीचर कब आएंगे। अब ये जो जैन अल्फा, इसी लखनऊ में ये बालागंज चौराहे पर सैकड़ों बच्चियों ने पूरा चौराहा जाम कर दिया घंटों के हिसाब से। सवाल सिर्फ इतना सा, छत क्यों टपक रही है, टीचर कब आएंगे। नहीं, आज एक नया किस्सा हुआ कि अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ है, इस तरह की खबर आई है जी कि अब किसी भी मीडिया कर्मी को या फिर किसी भी यूट्यूबर को स्कूलों के अंदर, जो स्कूल होते हैं, स्कूलों के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये एक दूसरा तरीका है। जब हमें लगे कि हालात को देखकर सवाल और बड़े हो सकते हैं, सवाल और खड़े हो सकते हैं, तो लोगों के देखने पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं जाएंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे लोग बात? ऐसा क्या है भाई? आपने तो कहा था कि देश जो है वो बहुत आगे बढ़ गया। आप तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, फिर क्यों नहीं जाएंगे लोग?
आपने तो कहा था कि हमने डेटा इतना सस्ता करवा दिया कि जिससे जो है वो पूरी दुनिया तक आसानी के साथ बच्चे वो पहुंचा सकते हैं, और आप तो जो है वो रील बनाने को एक उद्योग साबित करने वाले थे। फिर क्या बात हो गई? अब क्यों नहीं जाएंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे बात? तो ये पाबंदियां इसीलिए लगाई जाती हैं और इसीलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि लोग उस डर में, उस खौफ में फिर से उसी माहौल में आ जाएं। लेकिन बड़ी सच्ची बात यह है, मैं बहुत सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि जो लोग हिम्मत कर पा रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, जिनकी अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी अब वो भी बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ये है कि अब समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब सिर्फ जो है वो डायलॉग डिलीवरी से और हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। अब मीडिया मैनेज करके काम नहीं चलेगा। अब नैरेटिव जो है वो वहां दिल्ली में एसी में बैठ के नहीं बन पाएगा। अब लोग सड़क पे उतरने लगे हैं, लोग जो है वो सड़कों के फोटो खींचने लगे हैं। लोग वो जो आपने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की थी कि हम सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, तो नौजवान जो बच्चे, जो नई जनरेशन नई लैंग्वेज में बात करती है तो वो सड़क का फोटो खींचती है और फिर कहती है कि ये है स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई सड़क जिसमें मंगल ग्रह को हमारी पृथ्वी पर उतारा गया है। अब अगर ये वो लिख दे रहा है तो क्या बुरी बात है? आप ही ने तो कहा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई है हमने सड़कें। जहां तक चीजों को समझने के लिए उनका अगर बैलेंस हमें देखना होगा तो वो बात तो की जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं लखनऊ में बैठा हूं, लखनऊ से आगरा तक का जो एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव जी के शासन में बना। आगरा से नोएडा तक का जो एक्सप्रेसवे है वो मायावती जी के शासन में बना। गंगा एक्सप्रेस पे बीजेपी के शासन में बना है। अब अगर इन तीनों की क्वालिटी में हमें फर्क नजर आएगा तो क्यों नहीं बात की जाएगी भाई? तो योगी मॉडल पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, योगी जी पसंद है, मॉडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। योगी मॉडल तो अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है। नहीं, योगी जी पसंद है, योगी जी खुद बढ़िया आदमी है, वो पसंद है। बाकी मॉडल में थोड़ी सी गड़बड़ है। असल में योगी जी के साथ ये हो रहा है कि योगी जी के लोग कह रहे हैं कि जब योगी जी को खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब उनकी क्या परेशानियां हैं तो हम उनकी परेशानी में उनके साथ हैं और योगी जी पसंद है। लेकिन भ्रष्टाचार तो पूरे तरीके से खत्म हो गया ना, ये तसल्ली तो है आप लोगों ये भ्रष्टाचार आप किस चीज को कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार, अच्छा ये जो अभी आपने एक सवाल किया था चंदा चोरी वाला, ये भ्रष्टाचार की परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा? ये आएगा? आप बेहतर समझदार हैं। अच्छा, अगर चलिए ठीक है, ये नहीं आएगा अगर, तो ये जो दूसरे काम अभी हो रहे हैं यहाँ, जो और काम जो किए जा रहे हैं और जिसमें लाखों के वारे न्यारे लोगों के हो रहे हैं, तो अब इससे पता नहीं लोग भ्रष्टाचार की उसमें रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं। अलबत्ता ये है कि तस्वीर कुछ मुझे ऐसी ही लग रही है कि इसमें लोग योगी जी को खुल के काम करने नहीं दे रहे हैं। वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें करने नहीं दिया। दबी जुबान में आप बहुत कुछ कह गए। अब क्या किया जाए? शायर है, जाहिर है शायर का काम ही ये है कि ज़बान अपनी इस्तेमाल करे और बात दुनिया की करे, तो ये करनी पड़ती है। क्या चलिए अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। कैसे रिश्ते हैं आपके उनके साथ? अखिलेश जी ठीक है, उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं। उनसे अच्छे रिश्ते हैं? नहीं, उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं। मैंने कहा मेरे तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ आप समझिए कि मेरे हर पार्टी में अच्छे दोस्त हैं। बीजेपी में भी आज सत्ता में जो मंत्रिमंडल के अंदर जो लोग हैं उनमें भी मेरे कई अच्छे दोस्त हैं। तो मैं मेरा तो इस तरह का मामला है कि मेरा किसी से राजनीतिक विद्वेष उस तरह का नहीं है कि आप बीजेपी में हैं तो आप मेरे मुखालिफ हो गए। नो, क्यों भाई? अच्छी बात जो आपकी है उसकी तारीफ की जाएगी और जो खराब बात होगी उस पर आपसे सवाल किया जाएगा।
ये आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन अखिलेश जी के साथ आप अक्सर मुशायरे करते हुए नजर आए, योगी जी के साथ आपने कोई मुशायरा नहीं किया? नहीं, योगी जी के साथ नहीं, योगी जी साथ में अभी बुला नहीं रहे हैं। जिस दिन बुलाएंगे योगी जी के साथ मुशायरे करेंगे। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, योगी जी सरकार से ज्यादा मुशायरों में फिट हैं। वो जिस तरह के अच्छा। बेबाक हैं, हाँ, अगर वो हमारे साथ मुशायरों में अगर मामला बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 2027 इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, माहौल कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं? माहौल देखिए, इलेक्शन तो अभी एक सवाल ये भी हो रहा था कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे या अपने टाइम पर होंगे। इलेक्शन कभी भी हो, इलेक्शन टाइम पर हो या थोड़ा पहले हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो किसी भी पार्टी के लिए उतने आसान नहीं है जितने आसान लोगों ने समझ लिए हैं। मसलन बीजेपी के लिए भी उतना आसान नहीं है। अगर उन्हें ये लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता जी की मेहरबानी से आसानी से सब काम हो जाएगा, अब मुश्किल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी तक ये जो जनता की आवाज़ उभरी है, वो जिन जिन चीज़ों के खिलाफ उभर रही है, तो बहुत जल्द जो है वो उसके रडार पे ज्ञानेश जी भी आएंगे। मायावती जी इतनी खामोश क्यों रहने लगी हैं? मायावती जी बड़ी नेता हैं और जाहिर है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। उनकी उम्र थोड़ी सी हो गई है और वो ज़रा, उनको हो सकता है कि किसी तरह की उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हों, आई डोंट नो। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें अच्छा रखे और अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी को और खुशगवार तरीके से गुजारें। मायावती जी बहुत बोल्ड लेडी हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने बड़े काम किए हैं और इस प्रदेश में, अगर लखनऊ में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मायावती जी का किरदार देखते हैं तो हमें लगता है कि मायावती जी ने लखनऊ को खूबसूरत बनाने में मेहनतें की हैं। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा उनकी उम्र वगैरह का तकाजा है तो वो खामोश हैं। लोग इसकी वजह कुछ और बताते हैं, मैं ऐसा मानता नहीं। मैं तो, लोग कहते हैं कि साहब उन पर कोई दबाव है, लेकिन मैं मायावती जी जैसी बोल्ड आयरन लेडी से ये उम्मीद नहीं करता वो किसी का दबाव मानेंगी। लेकिन हाँ, अगर दबाव है तो ये मायावती जी अच्छे से जानती होंगी। अखिलेश यादव को अगर कोई शेर के जरिए सलाह देनी चाहे तो क्या सलाह देंगे आप? अखिलेश जी को देखिए, अखिलेश जी के लिए शेर के जरिए क्या सलाह दें, हम तो सीधे सीधे सलाह दे देते हैं उन्हें भी। और उनसे भी यही कहते हैं कि भाई देखिए, वो मैं आपको बताऊं, ये शेर सुन लीजिए। इकबाल अशर साहब मेरे दोस्त हैं, उनका एक शेर याद आता है कि ये बात अलग है कि तुम ये बात अलग है कि तुम न मानो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। जी। चराग आंधी में जल रहे हैं, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है। चराग आंधी में जल रहे हैं, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है। और ये शेर भी कि अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फायदा क्या, अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फायदा क्या, नए चरागों को हौसला दो, जमाना करवट बदल रहा है। तो वो जो आपने कहा था कि अखिलेश जी को कोई शेर के ज़रिए अगर मैं मैसेज देना चाहूँ, तो मैंने अपना मैसेज दे दिया कि अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फ़ायदा क्या, नए चरागों को हौसला दो, ज़माना करवट बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, बहुत कम समय बाकी रह गया है। आपकी यहाँ की राजनीति को समझते हैं, अलग अलग जगहों पर मुशायरे में भी जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी मिलते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखिए, हो तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की आप कर सकती हैं कि, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि 2017 से 27 10 साल लगातार हो गए हैं। और 10 साल कोई भी एक राजनीतिक दल जब सत्ता में रहता है तो उसके साथ बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब इस तरह के खड़े हो जाते हैं कि अगर
उसके विपक्ष में जो लोग हैं वो मजबूती और अच्छी मेहनत के साथ सामने आते हैं तो सत्ता परिवर्तन होता है। ये तो लोकतंत्र का सीधा ये तो सीधा बात फॉर्मूला। एंटी इनकम्बेंसी की हो गई, लेकिन फिलहाल में हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन गया। अयोध्या में काफी ज्यादा नाराजगी है। साधु संतों से हमने बात करने की कोशिश की, कुछ साधु संत काफी डरे हुए नजर आए, कुछ बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन मन ही मन या उनके चेहरे से मैं कह लूं कि बहुत कुछ झलक रहा था, या दबी जुबान में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो क्या इससे सरकार की मुश्किलात बढ़ सकती है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर इस चीज को आप समझें कि कई चीजें, आप जरा सा ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में जिन जिन चीजों का रोल था वो आप सामने लाएं। पहले राम मंदिर आंदोलन, नई पीढ़ी का मोदी जी की तरफ अट्रैक्शन, योगी जी को एक हीरो की तरह से उनका मानना, धार्मिक उन्माद की हद तक धार्मिक आस्थाओं का इस्तेमाल, ठीक है, और आस्थाओं की बुनियाद पर ही हमारे देश की जो आधी आबादी है, यानी जो मातृशक्ति और महिलाओं की आबादी है, उनका जो है वो बीजेपी की तरफ झुकाव। ये आपने सारे चीज़ें समझ ली कि ये फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सत्ता में आई। अब जरा सा लाइन खींचकर इसके दूसरी तरफ ये देखिए कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये उतनी ही हैं बीजेपी के पास? उसमें कुछ कमी आई है या उसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, कुछ उसमें इजाफा हुआ है, कुछ उसमें वृद्धि हुई है? ये अगर आपने इसको समझ लिया तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि सरकार में क्या होगा, रिजल्ट क्या होंगे। बीते चुनाव में हमने ऐसी तस्वीर देखी थी कि कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके, जिले हो या राज्य हो, जहां पर से बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई थी और ये खबर सुर्खियों में बनी रही थी। लेकिन इन दिनों हमने खास करके योगी जी को मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए सुना है। तो क्या इस बार भी बम्पर वोटिंग होने की संभावना बनती है? नहीं, देखिए, बीजेपी एक चीज मैं यहां पर और बता दूं। एक तो लोगों का ये परसेप्शन गलत है कि साहब देश का मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता। ऐसा नहीं है। जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं या जो लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं या जो बीजेपी की कैडर में हैं तो वो बीजेपी को वोट देते हैं। अब जो नहीं है वो नहीं देता है, जो है वो देता है। एक बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। ये वो कहते भी हैं, अपने स्टेटमेंट्स में कहते भी हैं कि भाई हमारे यहाँ मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। हम दूसरी तरह से एडजस्ट करते हैं, हम टिकट नहीं देते। अब अगर ये टिकट विकेट भी देते होते तो शायद कुछ और इनके साथ बढ़ जाते। हाँ, अब रह गई बात योगी जी के मुसलमानों के लिए मुखर होने की, मुसलमानों के बारे में ज़्यादा मुखरता से योगी जी का को मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली बात जो आपने कही। मुझे नहीं लगता कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। योगी जी के मठ में, वहाँ गोरखपुर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके मठ का जो अंदर का जो पूरा स्टाफ है उसमें कई उनके भरोसेमंद मुस्लिम हैं जो उनके अंदरूनी सर्किल में है। अच्छा, हाँ, मुस्लिम है, मुस्लिम, यस, जो उस पूरे मठ का सारा लेखा जोखा रखते हैं, उसका सारा उसका आय व्यय का हिसाब किताब सब। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, यस, वो मुस्लिम है। और उसी गोरखधाम मंदिर के आसपास और उसी गोरखनाथ इलाके में, गोरखनाथ के पीछे रसूलपुर है, उसी इलाके में अंसारी बिरादरी के वो लोग हैं। लीजिए, मैं इतना बता देता हूं, अब ज्यादा नाम वाम इसलिए नहीं बताऊंगा खामखा नौकरी दूसरे की खतरे में पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी कोई मुसलमानों के दुश्मन है। ये फॉर्मूला है, बीजेपी में एक फॉर्मूला है ये जी, कि यहां जो नंबर 1 होता है वो सॉफ्ट होता है और नंबर 2 को हार्डलाइनर बना के पेश किया जाता है। नहीं तो अमित शाह को तो आप बिल्कुल गायब ही कर दे रहे हैं बीच में से।
अमित शाह को मैं कहाँ गायब कर रहा हूँ? अमित शाह को तो नंबर 2 मानना पड़ेगा आपको अभी तक। लेकिन अब अमित शाह अपने लेकिन को अमित नंबर शाह 2 हार्डलाइनर साबित तो नहीं है। नहीं अभी तक। देखिए ये जो है काम चल रहा है। आप अभी। फंस गए अपनी बातों में। नहीं मैं बिल्कुल नहीं फंसा हूं। अभी सुनिए, मैं आपकी अपनी बात को प्रूव करूंगा। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी सॉफ्ट हुए जी तो आडवाणी जी हार्डलाइनर हुए। जी आडवाणी जी सॉफ्ट हुए तो मोदी जी हार्डलाइनर के तौर पर एकदम निकल के आए और वो उन्होंने सत्ता हासिल की। अब मोदी जी के बाद नंबर 2 पर अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने पूरी तरह से हार्डलाइनर तौर पे 370 और ये और ट्रिपल तलाक फलाना ठिकाना, ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया, अब्दुल की चूड़ी टाइट फलाना ठिकाना सब हो गया। अब वो अपने को नंबर 2 साबित कर रहे थे। जी तो जाहिर है कि भाई योगी जी भी क्यों पीछे रहे? तो आप नहीं मैं मुझे भाई ऐसा 3 लग रहा है बार कि गिनती में मुख्यमंत्री आप गिन ही नहीं रहे योगी जी हैं? को। किसको? योगी जी को तो आप गिनती में गिन ही नहीं रहे। नहीं योगी एक और दो आपने मोदी सर, जी और अमित शाह को नहीं बता नहीं दिया। नहीं मैम बिल्कुल। देखिए आप मेरी बात समझिए। नंबर 2 पर योगी जी हमारे जो है वो इसलिए भी है कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री को आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं। अब नंबर 2 की अभी फिलहाल मैं कहा माइनस कर रही हूँ, आपने कहा नंबर 2 अमित शाह है। नंबर 2 अमित शाह मोदी जी ने बनाए थे। अच्छा अब बात ये चल रही है कि दोनों में से ये तय होना है कि नंबर 2 पर रहेगा कौन। जो ज्यादा हार्डलाइनर रहेगा वो नंबर 2 पे रहेगा। तो अब दोनों में अब ये चल रहा है कि भाई दोनों में हार्डलाइनर कौन। ये भविष्य के गर्भ में है, ये भविष्य के गर्भ में अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि इतने बड़े प्रदेश के 2-2 बार मुखिया 2-2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के दावेदार नहीं होंगे तो कौन होगा? इसी तो सवाल पे मैं आ रही थी आपसे जी। कि कई लोग ऐसे हैं जी जो कि योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। ठीक है, सही बात है, देखते हैं लोग और देखना चाहिए, इसमें क्या बात है। वो तो 29 में है चुनाव, तो 29 तक क्या क्या चीजें होंगी अभी उसके बारे में हम लोग एक बार फिर बैठेंगे। और तो इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? यहाँ प्रदेश में जी। यूपी में देखिए 203 सीटें चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। यहाँ यूपी में लोग तो बड़े अजीब सी बातें भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हम यूपी को 4 हिस्सों में तोड़वा देंगे, 4 यूपी के 4 प्रदेश बन जाएंगे, फिर छोटे छोटे मुख्यमंत्री होंगे, वो अपने बना लेना। लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि चुनाव यूपी का बहुत रोचक होगा, बहुत मज़ेदार होगा। और यूपी के चुनाव में किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। वन साइडेड कुछ नहीं होने वाला। वन साइडेड कुछ नहीं होने वाला है। बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए अगर जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, जिसने अच्छे से अपना सब कुछ तैयार किया, अब अगर योगी जी हमारे उसमें फंस गए, हार्डलाइनर नंबर 2 वाली लड़ाई में फंस गए, तो दूसरी बात है। वरना यहाँ तो कई सारी चीज़ें हैं। तो जो अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेगा वो सत्ता में आएगा, और जो सत्ता में आएगा वो हमारे मुख्यमंत्री होगा हमारे प्रदेश का। कोई मसला नहीं, हमारे लिए तो सब बढ़िया है। योगी जी की बुलडोजर नीति कितनी पसंद है आपको? ये पसंद नहीं है मुझे बुलडोजर नीति। अब सॉरी योगी जी भी अगर सुन रहे हो तो, यार ये बुलडोजर की जगह कुछ और किया जा सकता है। आप कुछ और तरीके से ऐसा कर लें। यार एक बने बनाए मकान को पूरी तरह से तोड़वा के उसे वो कर दिया जाए, उससे बेहतर है कि उसे सरकार एक्वायर कर ले, उसमें कोई सरकारी इदारा खोल दे, कोई सरकारी उसको वो कर दे। बहुत सारे स्कूलों की वो मतलब छतें टपक रही हैं, तो कोई भी अगर बिल्डिंग हमें लग रही है कि यार ये गैर कानूनी है, इसको कब्जा कीजिए और इसमें एक स्कूल खोल दीजिए। ये तो पुराना तरीका हो गया, चलता ही आया है। हाँ। तो ये नया तरीका है बुलडोजर नीति। नहीं, आपको नहीं लगता कि गैंगस्टर्स के साथ जब ये होता है तो उनके दिल पर चोट लगती होगी? भाई घर तो सबका अपना ही होता है। ठीक है, गैंगस्टर्स के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। असल में देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक जो आरोपी होते हैं उनके साथ भी तो यही हो जाता है। 1-2 मुकदमे लिखे गए, उसके बाद गैंगस्टर लग गया,
अभी गैंगस्टर प्रूव नहीं हुआ है, वो मुकदमे भी, उनका भी ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन उसी पर सारे काम हो गए। क्या उत्तर प्रदेश में हुंडा एक्ट बहुत कॉमन हो गया है? नहीं, मैं इस बारे में, देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा इसलिए नहीं है कि मुझे इस तरह की पुलिस की जो वर्किंग है आज के दौर की, वो मुझे बहुत ज़्यादा उसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश जैसा था वैसे ही है। कोई कुछ ऐसा कोई कह ले कि साहब ये होने से ऐसा हो गया है, ये होने से ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा था वैसे ही है। आप वैसे ही देखते हैं। योगी जी के लिए कोई शेर सुना दीजिए। योगी जी के लिए तो बहुत सारे शेर मैं सुना सकता हूँ, और वो ये है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। बड़ी बात तो कर दी आपने। ये बहरहाल मैंने शेर सुनाया है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और मैं उनसे एक निवेदन ख़ास तौर से करना चाहता हूँ कि योगी जी, कभी कभी हम जैसे शायर कवियों को, जैसे आप और दूसरे तरह के लोगों को बुलाते हैं, कभी कभी शायर कवियों को भी अपने पास बुलाइए और उनसे खुल के बातें कीजिए। तो जो कुछ समाज में आपके आसपास हो रहा है और जिसे आपके मंत्रिमंडल के साथी और आपके दरबारी लोग आप तक सच्चाई नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वो शायद हम जैसे दीवाने कवियों और शायरों के ज़रिए आप तक सच्चाई पहुंचे। तो इसके लिए लोगों को अपने पास आने का मौका दीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। फारूक साहब, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगी, लेकिन समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में ओवैसी को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ओवैसी को मैं ये देख रहा हूँ कि ओवैसी जी अपने कैंडिडेट से लड़ाएंगे जैसे वो हर चुनाव में लड़ाते हैं। अखिलेश जी के साथ आकर? अखिलेश जी के साथ आके लड़ाएं या साथ ना आके लड़ाएं, दोनों सूरतों में साथ तो मेरे ख्याल से वो आएंगे भी नहीं, और मुझे ऐसा सूरत कोई लगती नहीं। अगर वो साथ आना चाहें तो साथ बन पाएगा इधर सपा से? मुझे मालूम नहीं इस बारे में। ये तो भाई देखिए, दो राजनीतिक पार्टियों का ये बैलेंस है, दो राजनीतिक पार्टियां किन शर्तों पे उनमें गठबंधन की सूरत बनेगी, गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो उन राजनीतिक पार्टियों में आपका भी तो कोई अजीज होगा? नहीं, मेरे अजीज तो, मैंने कहा, मेरे अजीज तो हर राजनीतिक पार्टी में है, और मेरे सभी लोग मुझे मोहब्बत के साथ मुझसे मिलते हैं जी। अपने दिल की बात कहते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, तो देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि ओवैसी जी क्यों आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सवाल भी बेमानी है। इसलिए कि ओवैसी जी एक राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर है, और वो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो किसी भी प्रदेश में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी ये कि अगर आपको लगता है कि उनके आने से आपका नुकसान होगा तो आप उनके साथ हो जाओ या उनको साथ ले लो। दूसरी बात, एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं ओवैसी साहब से कि अगर आपको हक है जरूर इस बात का कि आप चुनाव में आए, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत दिनों के बाद हालात में जरा सी ठंडक महसूस हुई है। ये जो अपनी इश्ताल अंगेज तकरीरों से सियासी लोग फिर से समाज का पारा चढ़ा देते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इससे ज़रा सा गुरेज कीजिएगा। सब कुछ अच्छा है, आपको चुनाव लड़ने का हक है, आप अच्छे से चुनाव लड़िए, आप लड़ें भी जीते भी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी राजनीतिक दल को लड़ने का हक है, ओवैसी साहब को भी लड़ने का हक है। अगर किसी को लगता है कि हमें नुकसान हो सकता है तो वो उनके साथ हो जाए या उनको साथ ले ले, मैंने इतना खुल के कहा है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को इस समाज में इश्ताल अंगेजी पैदा करके माहौल को खराब करने की कोशिश से बचना चाहिए। इसलिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद ज़रा सी ठंडक महसूस हुई है, अल्लाह करे ये ठीक ठाक बना रहे। हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारा प्रदेश, ये सब कुछ हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। सरकारें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार कौन बनाएगा ये भविष्य में अभी छुपा हुआ है, भविष्य के गर्भ में, और गर्भ में क्या निकलेगा ये भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी कभी दो दो बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, ये उम्मीद हम करते हैं। फारूक साहब, क्योंकि आप एक बेबाक शायर हैं और एक शायर की नज़र से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि देश में आप सबसे कट्टर नेता किसे मानते हैं? कट्टर
इन द सेंस, मतलब किस मतलब में कट्टर? किसी भी मतलब में। नहीं, ये तो मतलब तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे मामलों में कट्टर, बहुत सारी चीजों में मैं राहुल गांधी जी को बहुत कट्टर मानता हूँ अपनी फिटनेस बनाने में, है ना। मैं राहुल गांधी चलिए जी धर्म को के मामले में बता दीजिए। धर्म के मामले में फिर एक शेर सुनाता हूँ। सलमान जफर है मेरा छोटा भाई, बहुत नौजवान शायर है। वो कहता है कि सख्ती थोड़ी ठीक है, लेकिन नहीं, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो मेरा मकसद कहने का यह है, इशारा किसकी तरफ है? हम हिंदू मुस्लिम बने रहें, और ये इस देश की ब्यूटी है कि इसमें अलग अलग धर्मों को, अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। नाम नहीं लिया आपने अब भी? नहीं, मैं नाम इसलिए भी नहीं ले सकता हूं कि ऐसा जो भी करेगा वो कट्टर कहलाएगा। तो ऐसा क्यों करे कि हमें कट्टर कहें लोग? ओवैसी साहब और उनके भाई की तकरीरें आपने सुनी है? ओवैसी साहब और उनके भाई, हाँ सुनी है। तल्ख होती हैं? देखिए, मैं एक बात बता, एक चीज मैं यहाँ कर दूं। मैं बात ओवैसी साहब की ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो ये हो अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। मैं राजनीतिक पार्टी में या राजनीतिक मीटिंग में मजहबी नारों का मुखालिफ हूं। आप राजनीतिक पार्टी हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे वोट मांगिए, आप समाज को सुधारने के नाम पे वोट मांगिए, आप अच्छी गवर्नेंस देने के नाम पे वोट मांगिए। आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों कर रहे हैं, या हर हर महादेव का नारा क्यों लगा रहे हैं? मजहब हमारी आस्थाओं में, हमारे दिल में है, मजहब को दिल में रहने दीजिए ना। आप अच्छी गवर्नेंस का वादा कीजिए, आप लोगों को उनका हक दिलाने का वादा कीजिए। मजहबी जो नारे हैं वो मजहबी रसूमात में अच्छे लगते हैं। नहीं, हर हर महादेव का नारा कौन लगा रहा है? योगी जी या फिर मोदी जी? हमेशा कभी आपने सुना उनके मुंह से? तो मैंने उस बात को, देखिए, समर्थक कुछ बोल दे तो वो अलग बात है, लेकिन नारे तकबीर का नारा तो लगाया जाता है ना। देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं कि कौन लगा रहा है, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कौन लगा रहा है। अब चूंकि ये है कि सिंबॉलिक तरीके से मैंने ये बात कही है कि जो भी लोग नारे लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के नारे हों, मिसाल के तौर पे कल पंजाब में चुनाव है, वहां पर भी अगर धर्म के आधार पर वोट मांगे जाएं तो जाहिर है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों को परेशानी होगी, और उनको लगेगा कि यार हमें प्लेइंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये है कि आप जिस तरह से राजनीतिक दल को बात करनी चाहिए, आप उस जबान में बात कीजिए। ये मेरा मतलब। अखिलेश जी पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। अखिलेश जी इस बार सरकार बना सकते हैं? सीधा सवाल। देखिए, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस ये है कि उनको ज़रा सा सलीके के साथ अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे नज़र रखनी है। अगर ऐसा कर लेंगे और डिम्पल जी थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाएंगी तो उससे यहाँ प्रदेश की महिलाओं पर एक असर जाएगा। अभी उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, तो उसकी वजह से अगर डिम्पल जी थोड़ी सी एक्टिव हो जाएंगी तो बिल्कुल बना सकते। क्या इस बार बैटिंग पिछली बार से कुछ अलग होने वाली है चुनाव में? सपा की तरफ से? सपा की तरफ से? नहीं, सपा की तरफ से तो जैसी बैटिंग थी वैसी ही रहेगी। हाँ, डाउन चेंज हो सकते हैं प्लेयर्स के, कौन 1 डाउन आएगा, कौन 2 डाउन आएगा, कौन 3 डाउन आएगा, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग वैसी ही होगी। दोनों तरफ से, दोनों दलों से, दोनों बड़े दलों से, सपा और भाजपा दोनों से बड़ी एग्रेसिव बैटिंग होगी। बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा ये, और बहुत कोई भी अगर किसी को लेके गलतफहमी में है कि साहब हम तो उनको बड़ी आसानी से हरा देंगे, तो ये गलत है। आसान नहीं है किसी के लिए भी। अखिलेश यादव तो ताल ठोक रहे हैं। ताल तो ठोकनी चाहिए, उनको भी ठोकनी चाहिए, और उनके जो अपोनेंट्स हैं उनको भी ठोकनी चाहिए। ताल तो, कुश्ती शुरू होने वाली है तो ताल तो ठोकनी पड़ेगी। अब क्या, अब तो विसिल बजी, कुश्ती शुरू। एक शेर जो आप
इस देश के नाम करना चाहें? देखिए, मैं आखिर में मैंने बहुत सारे शायरों के शेर सुनाए जी। आपको। इतने शेर में मैं एक बड़े मुशायरे को पूरी तरह से कवर कर सकता था, लेकिन अब आखिर जब आ गया है तो मैं दो दो शेर के दो वो सुनाता हूँ आपको। एक ये कि आपके चैनल के ज़रिए मैं हिंदुस्तान भर के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। और दूसरा पैगाम आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे ये है, और वो सच्चा सच्चा पैगाम है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया शाजिया जी, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। द जनपथ आपका जो चैनल है, इसके ज़रिए मुझे हिंदुस्तान के बहुत प्यारे लोगों से बहुत देर तक बकबक करने का मौका मिला है। मेरी बात, शायद कोई बात आपके दिल के करीब पहुंच जाए। कुछ अच्छा लगे तो ज़रा आपने कमेंट में बताइएगा, ख़राब लगे तो गालियां देने की भी आपको आज़ादी है, लेकिन ज़रा सा संभाल के दीजिएगा। मैंने पहले ही आपसे गुजारिश की कि जो भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो भी आपके दिल में आ रहा है उसे कहिए ज़रूर, क्योंकि दुनिया का उसूल है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो जिंदा रहने का सबूत देना है तो बोलिए, बोलिए ज़रूर, हाँ, लेकिन गालियों से बचिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।